मेरे प्यारे स्टूडेंट्स, वेलकम टू द चैनल। इस सेशन में डिस्कस करेंगे यूपीएसआई एग्जामिनेशन 2026 15 मार्च सेकंड शिफ्ट में आए हुए मैथ और रीजनिंग के क्वेश्चंस को। स्टार्ट करते हैं सेशन। और अगर तुमने अब तक चैनल को सब्सक्राइब नहीं किया है, जरूर सब्सक्राइब करना, साथ में बेल आइकन भी प्रेस कर देना। और कोई भी क्वेरी या क्वेश्चन है तुम्हारा तो उसके रिगार्डिंग यू कैन मैसेज मी ऑन टेलीग्राम एट द गिवन लिंक। ठीक है, ADITYAKT। सो फर्स्ट क्वेश्चन, पहला सवाल, दी गई श्रृंखला में लुप्त पद ज्ञात कीजिए। फाइंड द मिसिंग टर्म इन द गिवन सीरीज 1A 3D 6H 10M एंड देन ब्लैंक। तो 1A के बाद आ रहा है 3D, फिर 6H 10M, देन देयर इज अ ब्लैंक और फिर लास्ट में है 21Z। ठीक है, अब क्योंकि सारे केसेस में हमारे नंबर भी अलग हैं और लेटर्स भी अलग हैं, नंबर्स पे आइडेंटिफाई कर लेते हैं। तो 1 से गए 3 पे, 2 का इंक्रीज आया, 3 से गए 6 पे, 3 का इंक्रीज आया, फिर 4 का इंक्रीज आया, तो अगला इंक्रीज होगा 5 का, तो 15 आना चाहिए। 15 आ रहा है सिर्फ और सिर्फ ऑप्शन सी में, यही हमारा करेक्ट आंसर हो जाएगा। ठीक है, अगर एक से ज़्यादा में आता है तो फिर हम फिर लेटर को भी देखते हैं, अदरवाइज इतना ही काफ़ी है। लेटर में हमारा क्या, ए से डी पे गए, 3 का इंक्रीज आया, डी से एच पे गए, 4 का आया है, फिर आया है 5 का, यानी कि नेक्स्ट 6 का आएगा, NOPQRS, 15S विल बी आर आंसर। अगला क्वेश्चन, राम ने एक पुराना स्कूटर ₹45,000 में खरीदा है और फिर उसे बेचने से पहले उसने मरम्मत पे 7,500 रुपये खर्च किए। यदि वह स्कूटर ₹58,000 में बेचता है तो उसका लाभ प्रतिशत परसेंटेज प्रॉफिट क्या होगा। 45,000 में खरीदा और फिर एडिशनली उसमें खर्चा किया 7,500, तो कुल लागत हो गई उसकी 52,500 रुपये। ये पूरा कॉस्ट प्राइस हो गया, कुल क्रय मूल्य हो गया उसका, क्योंकि खर्चा ये जो है वो भी ऐड हो जाएगा। और बेचा है उसने 58,000 पे, तो ये सेलिंग प्राइस हो गया, यानी कितना प्रॉफिट हो गया उसको, 5,500 का। और कॉस्ट प्राइस है हमारा 52,500, यानी 10% से थोड़ा सा ज़्यादा वैल्यू आ रहा है। ठीक है, 10%, क्योंकि क्या होगा, 52,500 का 10% हो जाएगा हमारा 5250, और लगभग लगभग 250 ज़्यादा है। ठीक है, लगभग क्या, एक्जैक्टली 250 ज़्यादा है, यानी कि 5%, 0.5% ज़्यादा है। ऑप्शन सी आंसर हो जाएगा। ठीक है, ऑप्शन सी हमारा आंसर हो जाएगा, क्योंकि ऑप्शन से इतना दूर दूर है कि इतना अंदाजा हमारे लिए सफिशियंट है। बहुत क्लोज होते तब फिर हमें ज़्यादा एक्यूरेटली कैलकुलेट करना होता। ठीक है, इफेक्टिवली क्या है हमारा, 5,500 बटे 52,500 बट गुणे 100, गुणे 100, तो ये 2 जीरो गए इन 2 जीरो से, और 5500 बटे 525, 25 से भाग दो तो ऊपर आ जाएगा 55 × 4 बटे 21। ठीक है, 220/21, यानी कि 10 सही 10/21, तो रफली 10.48%। अगला सवाल, यदि p का मान है Q² + 4 और Q बराबर 2 के है तो P क्यूब का मान क्या होगा। तो P हमारा है Q² + 4, Q² हमारा कितना है, Q है 2, तो 4 + 4 8 आ जाएगा। अगर P 8 है तो P क्यूब हमारा हो जाएगा 8 क्यूब, यानी कि 512, 512। सारा लियाम से 4 गुना तेजी से काम करती है, तो सारा और लियाम, लियाम से 4 गुना तेजी से काम करती है, तो अगर लियाम की कार्यकुशलता हमने एफिशिएंसी 1 मान ली, तो सारा की एफिशिएंसी 4 गुना हो जाएगी, 4 हो जाएगी। एक साथ मिलके वो एक काम को 8 दिनों में पूरा करते हैं। तो जब सारा और लियाम साथ में काम करेंगे, कितना काम करेंगे, 4 + 1 5 यूनिट एक दिन में, और 8 दिनों में करेंगे 5 × 8 40 यूनिट, तो हमारा वर्क आ जाएगा इक्वल टू 40 यूनिट। और सारा अकेले उस काम को पूरा करने में कितने दिन लगाएगी, सारा की एफिशिएंसी 4 है, तो 40/4, यानी कि 10 दिन में काम कंप्लीट हो जाएगा। जो मार्क जो टिक है उनको इग्नोर करना, जो हम डिस्कस कर रहे हैं उस पर ध्यान देना, क्योंकि ये किसी और का क्वेश्चन पेपर है, तो ऑब्वियसली उसने गलत आंसर मार्क किया है। 10 डेज हमारा 10 दिन आंसर हो जाएगा। अगला क्वेश्चन, पहले समूह के तत्वों के बीच का संबंध अध्ययन करना है और फिर हमें बताना है सादृश्य को पूरा करने के लिए दूसरे समूह में क्या हमारा जवाब होगा। तो W/D और 4 का जो कनेक्शन है वही कनेक्शन हमारा V/E और इसके बाद के नंबर का होगा। तो नंबर क्या आएगा, W/D और 4, D हमारा फोर्थ लेटर है शुरुआत से और W फोर्थ लेटर है एंड से, तो यही हमारा फोर्थ से कनेक्शन आ रहा है। तो सिमिलरली E हमारा 5वां लेटर है स्टार्ट से, और V 5वां लेटर है हमारा एंड से, तो इनका कनेक्शन बचेगा 5 से। 5 हमारा आंसर हो जाएगा। 5 कहाँ गया, ऑप्शन ए में। ठीक है, अगला प्रश्न, मूल्यांकन कीजिए 5/9 माइनस 7/6 गुणे 6/5 और प्लस 8/15। 6 से कटा 6 तो बच गया 5/9 माइनस 7/5 प्लस 8/15। ठीक है, आंसर तो नेगेटिव में आएगा, क्योंकि 5/9 प्लस 8/15 ये लगभग लगभग हमारा थोड़ा सा 1 से ज़्यादा आ रहा है, और 7/5 अच्छा खासा ज़्यादा है, तो नेगेटिव में आंसर आएगा। 9 5 15 का एलसीएम आ जाएगा 45, तो 25 माइनस 63 प्लस 24, 25 प्लस 24 49 माइनस 63, यानी -14/45 हमारा जवाब होगा। ऑप्शन डी आंसर हो जाएगा। ठीक है, ए ₹4,000 से अपना एक व्यवसाय शुरू करता है। व्यवसाय शुरू करने के 4 महीने के बाद में बी भी उसका साझेदार बन जाता है, यानी कि ए ने शुरू किया, बी 4 महीने बाद जुड़ा, तो बी 8 महीने के लिए जुड़ा रहेगा। प्रथम वर्ष के अंत में लाभ ए और बी के बीच में क्रमशः 3:5 के अनुपात में विभाजित होता है, तो पूंजी में बी का योगदान क्या होगा। ठीक है, सो ए और बी, ए ने शुरू किया है ₹4,000 से,
बी ने मान लिया कि एक्स से शुरू किया, पर बी आया 4 महीने बाद, तो ए पूरे 12 महीने रहा, बी रहा 8 महीने के लिए। और फिर अनुपात जो होगा इनका, प्रॉफिट शेयरिंग किस बेसिस पे होगा, 4000 गुणे 12 और एक्स गुणे 8 यानी कि 48,000 अनुपात 8x। ठीक है, और सिंप्लीफाई हो जाएगा, 8 से काटा बचा हमारा 6000 अनुपात x, और 6000 अनुपात x हमारा आ रहा है कितना, 3/5। 3 से बचा 2000, तो x हमारा आ गया 2000 गुणे 5 यानी कि 10,000 रुपये। यानी कि बी ने 10,000 रुपये, काफ़ी सवाल गलत किए हैं इसमें, बी ने 10,000 रुपये हमारा आंसर मार्क किया है, मतलब बी ने 10,000 रुपये इन्वेस्ट किया है, यही हमारा सही जवाब होगा। ठीक है, अगला सवाल। एक चिड़ियाघर के रखवाले ने एक पिंजरे में जिसमें केवल शुतुरमुर्ग और जेबरा थे, ऑस्ट्रिचेस थे और जेबरा थे, और वहां पे 80 सिर हैं और 240 पैर हैं, तो कुल कितने शुतुरमुर्ग होंगे। सिंपल लीनियर क्वेश्चन है। ठीक है, सर हमारे यहाँ 80 और पैर हैं 240। शुतुरमुर्ग के लिए पैर कितने मिलेंगे, 2 मिलेंगे, जेबरा के लिए 4 पैर मिलेंगे, और सर तो सभी का एक होगा। ठीक है, सो अगर हम मान लें कि ऑस्ट्रिच प्लस जेबरा, ऑस्ट्रिच ओ है और जेबरा इक्वल टू जेड है, तो कितना आया, दोनों का सम आएगा 80, क्योंकि कुल 80 सर है। ऑस्ट्रिच के लिए 2 पैर, जेब्रा के लिए 4 पैर, तो 2 ऑस्ट्रिच प्लस 4 जेड, ये आ गया 240। ठीक है, अब इस इक्वेशन को 2 से मल्टीप्लाई करके घटा देंगे तो हमें मान मिल जाएगा। सो 2 ऑस्ट्रिच प्लस 2 जेड बराबर आ जाएगा 160 के, तो यहाँ से 2 जेड हमारा आ गया बराबर 80 के, जेड आ गया 40, और अगर जेड 40 है वैल्यू पुट करोगे तो यहाँ से हमें ऑस्ट्रिच भी मिल जाएंगे कितने, 40। तो ऑस्ट्रिच का ही सवाल में पूछा है कि कितने शुतुरमुर्ग होंगे, 40 होंगे। ऑप्शन डी करेक्ट आंसर होगा। ठीक है, ऑप्शन डी हमारा सही जवाब होगा। ऐसे भी सोच सकते थे, सीधे सीधे सोच सकते थे इस सवाल में कि अगर 80 सिर हैं कुल, लेकिन पैर 240 हैं। ठीक है, पैर 240 आ रहे हैं, तो अगर सारे के सारे शुतुरमुर्ग होते, सारे शुतुरमुर्ग होते तो 80 सिर होते, तो उनके लिए 160 पैर होते, है कि नहीं। अगर सारे के सारे शुतुरमुर्ग होते तो 160 पैर होते, लेकिन पैर 80 ज्यादा है 160 से, 160 से 80 ज्यादा है, यानी कि अगर 80 पैर ज्यादा है और हर एक जेब्रा के 2 पैर ज्यादा होते हैं, यानी कि कुल मिला के जेब्रा आ गया 40, क्योंकि 80 पैर ज्यादा है, 80/2 यानी कि 40 जेब्रा हो गए, 40 जेब्रा हो गए, घटा दो 80 में से, यानी कि 40 हमारे शुतुरमुर्ग होंगे। ठीक है, अगला सवाल। यदि 12% 3 बराबर 1728, 1728 क्या होता है, 12 का क्यूब होता है, 12 क्यूब होता है। ऐसे 15% 3 बराबर 3375, और ये होता है 15 का क्यूब। तो सवाल पूछा है 17% 3 क्या होगा, यानी कि 17 का क्यूब क्या होगा। 17 का क्यूब क्या होगा, 17 का क्यूब होगा 4913, 289 गुणे 17, तो 17 हमारा 153, 15 हो गया हासिल, और 17 × 8 = 136, और 15 151, 15 बच गया, 17 × 34 और 15 4913। ऑप्शन सी हमारा जवाब हो जाएगा। ठीक है, अगला सवाल। रुपये 25,000 की राशि साधारण ब्याज पर 5 वर्षों की अवधि के लिए उधार दी जाती है। यदि 5 वर्षों के बाद प्राप्त ब्याज रुपये 1250 है, तो वार्षिक ब्याज दर कितनी होगी। अब 5 वर्षों के बाद में कितना ब्याज प्राप्त हुआ है, 1250, यानी कि 1 वर्ष का ब्याज कितना होगा, सिंपल इंटरेस्ट 1 साल का हो जाएगा 1250/5, यानी कि 250 रुपये। ठीक है, 1 वर्ष का ब्याज हमारा हो जाएगा 250 रुपये, और 25,000 रुपये की राशि है, तो 1% होगा इसका, 25,000 का 1% होता है 250 रुपये, यानी कि 1% हमारी ब्याज दर होगी। ऑप्शन सी जवाब हो जाएगा। अगला प्रश्न, फिर से हमें क्या करना है, जोड़ना है। 2/3 + 4/6 + 8 6/9 + 8/12, तो 4 बार अलग अलग शक्ल में हमें क्या लिखा है, 2/3 ही लिखा हुआ है, तो 4 बार 2/3 ही लिखा है, तो यानी कि 4 बार जोड़ रहे हो, 4 गुना 2/3 हमारा जवाब होगा, यानी कि 8/3, 8/3 ऑप्शन डी। ठीक है, अगला प्रश्न। दो टीम के साथियों ने एक प्रश्न उत्तरी प्रतियोगिता में भाग लिया। टीम के एक साथी ने दूसरे से 20 अंक ज्यादा प्राप्त किए। उच्चतर अंक उन दोनों के कुल अंकों का 70% था, यानी कि दोनों का जो अंकों का योग है उसका 70% एक है, एक के अंक है, दूसरे के अंक कितने हो गए बचे हुए, यानी 30% हो गए, क्योंकि योग तो 100% है। अंतर कितना आ रहा है, अंतर आ रहा है 40% का, और सवाल में हमें अंतर ही दिया हुआ है जो कि बराबर है 20 के। अगर 40% 20 के बराबर है, तो यहाँ से हमें क्या निकला, 2% एक के बराबर हो गया। सवाल पूछ क्या रहा है हमसे कि उनके अंकों का योगफल क्या है। अगर 2% एक है, 100% हो जाएगा 50, तो अंक का योगफल आ जाएगा 50, यानी कि एक के अंक रहे होंगे 35 और दूसरे के अंक रहे होंगे 15। डी, ई और एफ एक ही बिंदु से एक साथ दौड़ना शुरू करते हैं और एक गोलाकार स्टेडियम के चारों ओर एक ही दिशा में दौड़ते हैं। डी एक चक्कर 200 सेकंड में लगाता है, ई लगाता है 120 सेकंड में, और एफ लगाता है 240 सेकंड में। तो कितने मिनट के बाद में वे सभी फिर से शुरुआती बिंदु पर एक साथ होंगे। ठीक है, यानी कि सबका जो चक्कर पूरा होंगे वो इंटीजर में पूरे हों, तो ऐसा कितने समय के बाद में होगा। ठीक है, एलसीएम ले लो, जितना समय लग रहा है इनको एक चक्कर पूरा करने में, तो एलसीएम लेना है हमें 200 का, 120 का और 240 का। ठीक है, क्या आ जाएगा एलसीएम, 200 और 120 का 600 आ जाएगा, 240 के लिए हमें डबल करना है, 1200 आ जाएगा, 1200 हमारा एलसीएम हो जाएगा, 1200 सेकंड,
यानी कि मिनट में हो जाएगा 1200/60, 20 मिनट। तो 20 मिनट के बाद में फिर से वो अपने प्रारंभिक बिंदु पे एक बार फिर से मिलेंगे। ऑप्शन सी आंसर होगा। ठीक है। अगला प्रश्न, एक दुकानदार अपनी वस्तु का अंकित मूल्य क्रय मूल्य से 37% अधिक रखता है। ग्राहकों को आकर्षित करने के लिए वह अंकित मूल्य पर 13% की छूट देता है। छूट देने के बाद में दुकानदार को वस्तु बेचने पर कितने परसेंट का लाभ होगा, इसकी हमें गणना करनी है। तो अगर हमारा क्रय मूल्य 100 रुपये है तो 37 रुपये ज़्यादा लगाता है, मार्क प्राइस हो जाता है 137। और फिर वो डिस्काउंट दे रहा है कितना, 13% का डिस्काउंट दे रहा है। अब 137 का 13% निकालना पड़ेगा। तो 137 गुणे 0.13 कितना आएगा, 13×7=91, एक आ गया 9, 39×9=48, 8×4=13×4=17। ठीक है, तो 17.81 का डिस्काउंट दे रहा है, घटा दो तो 137 में से 17.81, तो 137 माइनस 17 आ जाएगा 120, 0.81 और घटाना है तो 119.19 इतना आ गया हमारा सेलिंग प्राइस, विक्रय मूल्य। यानी कि 100 पे 19.19 का फायदा होगा। यही परसेंटेज में आ जाएगा कि हमने 100 पे ही माना है क्रय मूल्य अपना। ऑप्शन डी आंसर हो जाएगा। क्योंकि ऑप्शन बहुत क्लोज थे इसलिए यहाँ पे हमें एग्जैक्ट कैलकुलेशन करना जरूरी था। सारे ही ऑप्शन 19 समथिंग परसेंटेज में है। अदरवाइज हम अंदाजा भी लगा सकते थे कि 37 का लगभग 13% कितना होगा, सॉरी हाँ 13% लगभग कितना होगा। ठीक है, तो अंदाजे से हमें समझ आता 17-18 के आसपास आएगा। बट क्योंकि सारे ऑप्शन क्लोज थे इसलिए हमें एग्जैक्ट कैलकुलेशन करना जरूरी था। अगला सवाल, सिंप्लीफाई द फॉलोइंग एक्सप्रेशन, 5/3 माइनस 51/9 और ठीक है, तो 51/9 बेसिकली क्या है, ये 17/3 है। तो 5/3 माइनस 17/3 ये आ जाएगा -12/3 होल स्क्वायर, -14/3 माइनस 17/3 तो ये हो गया -3/3 का होल स्क्वायर। तो -12/3 यानी कि -4 का होल स्क्वायर, यानी 4 का स्क्वायर ही आ जाएगा, और -1 का स्क्वायर। तो 16 -1 यानी कि 15 हमारा जवाब होगा। ऑप्शन सी 15 आंसर हो जाएगा। अगला प्रश्न, एक वस्तु का अंकित मूल्य ₹3835 है। दुकानदार 20% और 50% की क्रमिक छूट देता है और फिर भी ₹506 का लाभ कमाता है, तो वस्तु का क्रय मूल्य क्या होगा। ठीक है, क्रय मूल्य क्या होने वाला है, मार्क प्राइस है हमारा 3835, सेलिंग प्राइस निकालते हैं। पहले 20% की छूट दी यानी 1/5 की छूट दी, 4/5 से गुणा कर दो। ठीक है, पहली छूट के बाद में हमारा क्रय मूल्य विक्रय मूल्य आ गया। फिर दूसरी छूट है 50% यानी 1/2, ये छूट है 1/2 बचेगा, तो ये हमारा आ गया सेलिंग प्राइस। और फिर भी फायदा हो रहा है उसको 506 रुपये का, तो ये 506 घटाने के बाद अब हमें मिलेगा अपना कॉस्ट प्राइस। तो ये जवाब होगा। ठीक है, सिंप्लीफाई करो इसको थोड़ा सा। तो 2 से घटा 2 बचा, 5 से 7×35, 7×6 7×6 7। ठीक है, 7×6 गुणे 2 1534 माइनस 506, तो 1028 रुपये हमारा कॉस्ट प्राइस आ गया। ऑप्शन डी। अगला प्रश्न, 400 मीटर लंबी एक रेलगाड़ी है, 45 किलोमीटर प्रति घंटे की चाल से चल रही है और 160 मीटर लंबे पुल को पार करने में इसे कितना समय लगेगा। तो जब रेलगाड़ी पुल को पार करेगी तो अपनी लंबाई तय करेगी और साथ में पुल की लंबाई तय करेगी। तो 400 + 160 बटे चाल कितनी है, 45 है, किलोमीटर प्रति घंटे मीटर पर सेकंड में कर लो, तो गुणे 5/18, 9 से गया 2 बार, 9 से गया 5 बार। ठीक है, तो ये आ गया 560 बटे 25/2। ठीक है, 5 से काटा, ये ऊपर आ गया 112, नीचे बचा 5, 112 224/5, यानी कि ये आ गया हमारा 44.8 सेकेंड्स, 44.8 सेकेंड्स। ऑप्शन डी हमारा जवाब होगा। ओके, अगला सवाल, 7 व्यक्तियों का औसत वजन 3 किलोग्राम बढ़ जाता है जब 70 किलोमीटर से 70 किलोग्राम वजन वाले एक व्यक्ति की जगह एक नया व्यक्ति आ जाता है, तो नए व्यक्ति का वजन क्या होगा। अब 7 व्यक्ति हैं, उनका औसत वजन बढ़ रहा है 7 से, तो औसत औसत वजन बढ़ रहा है 3 से, 7 का औसत बढ़ रहा है 3 से, तो कुल वजन कितना बढ़ा होगा, 7 × 3 21 से बढ़ा होगा, 21 केजी से बढ़ा होगा। ये कब बढ़ रहा है, जबकि 70 किलोग्राम वजन वाला एक व्यक्ति है जिसको हम नए व्यक्ति से रिप्लेस कर रहे हैं। तो यानी कि नए व्यक्ति का वजन कितना होगा, 70 + 21 यानी 91 किलो होगा, 91 किलो होगा। ऑप्शन डी आंसर होगा। ठीक है, अगला प्रश्न, वह आरेख चुनिए जो तार्किक रूप से उत्तर प्रदेश, पोलैंड और यूरोप का प्रतिनिधित्व करता है। तो उत्तर प्रदेश तो अपना अलग आ गया क्योंकि यूरोप में तो है नहीं, यूरोप में पोलैंड है, तो यूरोप के सेट के अंदर, यूरोप के सेट के अंदर पोलैंड का सेट आएगा। ठीक है, यूरोप के सेट के अंदर पोलैंड का सेट आएगा और उत्तर प्रदेश का सेट अलग होगा। ये डायग्राम बनेगा हमारा, ये डायग्राम बन रहा है एफ में, और एफ आंसर आ रहा है ऑप्शन ए में। ऑप्शन ए जवाब हो जाएगा। 8 अंकों वाली एक संख्या है जिसका प्रत्येक अंक 7 है, तो इसके सभी अंकों के योगफल की गणना करो। 8 अंक हैं कुल और हर एक अंक 7 है, तो 8 × 7 योगफल आ जाएगा 56। ऑप्शन बी। अगला सवाल, हमें तालिका दी हुई है जिसमें हर एक विषय के अंक दिए हुए हैं। अरुण, भाव्या, विनी, राज और
मरधान के लिए। अब भौतिकी में सभी 5 छात्रों द्वारा प्राप्त औसत अंक कितने होंगे? भौतिकी का औसत अंक 91 प्लस 83 प्लस 76 प्लस 66 प्लस 80। 91 प्लस 83 आ गया 174, 174 से 180 70 250, फिर 66 और जोड़ दो 316 और 80 396, और 5 छात्र बटे 5 कर दिया, तो ये आ गया हमारा, ठीक है, 79.2, 79.2। ऑप्शन डी आंसर आ गया, ठीक है, ऑप्शन डी 79.2 जवाब हो जाएगा। अगला प्रश्न, प्रीत और रीत एक ही स्थान से चले। प्रीत उत्तर की ओर 6 किलोमीटर चला, फिर दाएं मुड़ा और 7 किलोमीटर चला। तो पहले प्रीत चला है उत्तर की तरफ, नॉर्थ साउथ ईस्ट और वेस्ट। तो प्रीत चला है पहले उत्तर की तरफ 6 किलोमीटर, और फिर दाएं मुड़ा और 7 किलोमीटर चला, ठीक है। और रीत पहले पश्चिम की तरफ चला है 10 किलोमीटर, और फिर दाएं मुड़ के 6 किलोमीटर और चला। तो अब इनके बीच की दूरी कितनी होगी? ठीक है, तो ये तो हो गया हमारा प्रीत, और यहाँ इस पॉइंट पे हो गया रीत। अब दोनों 6 किलोमीटर चले हैं यहाँ पे, तो ये तो समस्या नहीं है, डिस्टेंस हमारी आएगी ये जो दूरी है, जो कि है 10 + 7 यानी 17 किलोमीटर। ऑप्शन बी आंसर होगा। अगला प्रश्न, नीचे दिए गए संख्या श्रृंखला का विश्लेषण कीजिए और इस श्रृंखला में आने वाली लुप्त संख्या क्या होगी? 256, 364, 472, फिर क्या संख्या है और उसके बाद में आ रहा है 688। 256 से 364 में 108, 256 में 108 जोड़ो, 356 364 आ जाएगा, फिर 108 जोड़ेंगे 472, फिर 108 जोड़ेंगे तो आ जाएगा 580, और फिर 108 जोड़ के 688 आ गया, 580 हमारा जवाब होगा, ऑप्शन बी। अगला सवाल, दिए गए आरेख को देखना है और बताना है हमें कि आरेख में कौन सा अक्षर केवल सेब खाने वालों को दर्शाता है जो केला या फिर चेरी नहीं खाते, सिर्फ और सिर्फ सेब खाते हैं, सिर्फ और सिर्फ सेब खाते हैं, ठीक है। सो सेब का हमारा क्या है, वर्ग सेब खाने वालों को दर्शाता है, वर्ग हमारा है, वर्ग में सिर्फ सेब खाने वाले कहाँ पे आ रहे हैं, सिर्फ और सिर्फ जो कि ए में आ रहे हैं, ए ये दर्शा रहा है उनको, तो हमारा आंसर हो जाएगा ऑप्शन बी। दो उम्मीदवारों के बीच हुए चुनाव में उम्मीदवार ए को वैध मतों का 60% प्राप्त हुआ। यदि कुल मतों का 15% अवैध है और कुल 8,000 मत पड़े हैं तो उम्मीदवार बी को कितने वैध मत प्राप्त हुए होंगे? तो कुल 8,000 मत हैं, 8,000 में से 15% तो इनवैलिड है, अवैध है। 15% कितना हो गया, 10% हुआ 800, 1200 इनवैलिड हो गए, यानी कि वैलिड वोट्स कितने हो गए, 8,000 माइनस 1200, यानी कि 6,800 वैलिड मत हैं, और जिसमें से कि 60% मिले हैं ए को, तो बी को कितने मिले होंगे, 40% मिले होंगे, तो बी का हो गया 40/100 गुणे 6800, 2 जीरो से गया 2 जीरो, 40 × 68, ठीक है, तो 240 और 2 7 2 0, 2720 मत मिले होंगे, ऑप्शन सी। उम्मीदवार बी को 2720 मत मिले होंगे, ठीक है। अगला प्रश्न, एक हॉल 20 मीटर लंबा है और 12 मीटर चौड़ा है। यदि फर्श और छत के क्षेत्रफलों का योग 4 दीवारों के क्षेत्रफलों के योग के बराबर है तो हॉल का आयतन क्या होगा? आयतन के लिए हमें चाहिए होगा एडिशनली ऊंचाई, जो कि गिवन नहीं है, हमें ऊंचाई निकालनी पड़ेगी। फर्श और छत के क्षेत्रफलों का योगफल 4 दीवारों के क्षेत्रफलों के योगफल के बराबर है। तो फर्श का क्षेत्रफल है 20 × 12 और छत का भी इतना ही होगा, तो 2 × 20 × 12, ये हो गया फर्श और छत का योगफल, क्षेत्रफल का योगफल, और ये बराबर है हमारा 4 दीवारों के क्षेत्रफल के योगफल पे, जिनका योगफल होगा 2 गुणे, यानी परिमाप गुणे ऊंचाई, 2 × 20 + 12 गुणे ऊंचाई मान लेते हैं h, ठीक है, 2 से 2 कट जाएगा, फिर बच गया हमारा 240 जो बराबर है 32 गुणे h के। अब 240 8 से काटा है तो 8 से बचा यहाँ पे 30 और यहाँ बचा 4, तो h आ गया हमारा 30/4 या 15/2 मीटर। तो वॉल्यूम या आयतन हमारा हो जाएगा बराबर 20 × 12 × 15/2, 2 से बचा यहाँ पे 10, 15 × 12 180, 1800 मीटर क्यूब, 1800 घन मीटर हमारा आयतन होगा हॉल का। अगला प्रश्न, निम्नलिखित में से कौन सी संख्या एक भाज्य संख्या है? यानी कि 3 संख्याएं ऐसी होंगी जो कि प्राइम नंबर होंगी, अभाज्य संख्याएं होंगी, और कोई एक संख्या होगी जो कि प्राइम नंबर नहीं होगी, किसी संख्या से विभाजित होती होगी। सबसे पहले टेस्ट कर लेते हैं कि इनमें से क्या कोई 3 से विभाजित हो रही है क्या, जस्ट इन केस, क्योंकि संख्याएं क्या, 351, 401, 311, 421, 421 तो डेफिनेटली 3 से विभाजित नहीं हो रही है, ठीक है, 311 नहीं हो रही है, 401 नहीं हो रही है, ठीक है, बस सम और डिजिट्स देखना है, 351 5 3 8 1 9 ये हो रही है, और अगर 3 से हो रही है तो फिर ये डेफिनेटली कंपोजिट है, भाज्य संख्या है, ऑप्शन ए ही हमारा जवाब हो जाएगा। अगर 3 से नहीं होती तो फिर इसके बाद में 7 से देखते, क्योंकि 5 से तो देख के ही लग रहा है कि नहीं हो रही कोई भी, ठीक है। अगला प्रश्न, दिए गए आरेख में 3 भाषा समूहों को विभिन्न आकृतियों द्वारा दर्शाया गया है। हिंदी के लिए वर्ग है, अंग्रेजी के लिए त्रिभुज है और रूसी के लिए षटभुज है। सवाल पूछ रहा है कितने लोग कम से कम 2 भाषा समूह हिंदी अंग्रेजी या रूसी से संबंधित है, कम से कम 2, यानी कि 2 भी चलेंगे और 3 भी चलेंगे।
तो हमारा क्या जवाब होगा। ठीक है, तो हिंदी और अंग्रेजी का रिप्रेजेंटेशन क्या है, हिंदी और अंग्रेजी में कुल 3 लोग हैं, हिंदी और रूसी में कुल 5 लोग हैं, और हिंदी रूसी और अंग्रेजी में कुल 6 लोग हैं। रूसी और अंग्रेजी में कितने लोग हैं, सिर्फ और सिर्फ रूसी और अंग्रेजी में कोई भी नहीं है, कोई भी ऐसा नहीं है जो सिर्फ और सिर्फ रूसी और अंग्रेजी पढ़ता हो, है कि नहीं, ऐसा कोई भी नहीं है। तो हमारा कुल योग आ गया 5 + 6 + 3 यानी 14, ऑप्शन 9, ऑप्शन डी, सॉरी 9 कहाँ से आ गया, ऑप्शन डी। ठीक है, 5 + 6 + 3, ये जो हमारा जवाब हो जाएगा। ओके, अगला सवाल, उस संख्या समूह का चयन कीजिए जो कि प्रस्थापित कर सकता है जो प्रश्न चिन्ह है उसको। 95 MZ 95 के बाद आया 76, 76 के बाद आया 57, 57 के बाद आया 38, तो 19 × 95, 19 × 74, 19 × 57, 19 × 38, तो सबसे पहले आएगा 19 से कम 19, और 19 एक में ही आ रहा है, तो ऑप्शन डी हमारा आंसर हो जाएगा। इससे ज़्यादा कुछ भी करने की जरूरत नहीं है यहाँ, क्योंकि 19 सिर्फ एक ही ऑप्शन में आ रहा है। वरना फिर हम बाकी लेटर्स में भी देखते हैं कि एम से आ रहे हैं के पे, के से आए हैं आई पे, आई से आए हैं जी पे, यानी कि घट रहा है लगातार। तो जी से जाके देख लेते हैं, जी से आई पे गए, GHI 2 बढ़ा, फिर आई से के पे गए, IJK, ठीक है 2 बढ़ा, फिर LM 2 बढ़ा, तो जी से पहले क्या आएगा, फिर हमारा ई आ जाता। ठीक है, पर जरूरत नहीं थी उसकी। अगला सवाल, 99 घन सेंटीमीटर चांदी को 1 मिलीमीटर व्यास वाले तार में पिरोया गया है, तो तार की लंबाई क्या होगी। तो जब हम तार में पिरोएंगे अपनी चांदी को, तो आयतन नहीं बदलेगा, आयतन को इक्वेट कर देते हैं। बस ध्यान रखना है कि यहाँ पे ये घन सेंटीमीटर में है, और तार का जो व्यास है, व्यास दिया है, एक तो त्रिज्या नहीं दी है, दूसरी बात है व्यास दिया है मिलीमीटर में। ठीक है, तो पहले इन दोनों को सेंटीमीटर में कन्वर्ट करके अपनी लंबाई निकाल लेंगे, फिर आखिर में लंबाई मीटर में चाहिए तो डिवाइड कर देंगे 100 से। तो ये काम करते हैं, तो वॉल्यूम हमारा आ रहा है 99 सेंटीमीटर क्यूब, और हमारा जो तार है उसका अगर लेंथ चाहिए तो लेंथ गुणे जो एरिया है, ठीक है, जो एरिया है वृत्त का गुणे लंबाई, वो आयतन के बराबर होगा। तो हम एरिया से डिवाइड कर देंगे, तो अल्टीमेटली हमें लंबाई मिल जाएगी। एरिया क्या आएगा, एरिया आएगा 22/7 गुणे त्रिज्या का स्क्वायर, और त्रिज्या कितनी है, 1 मिलीमीटर अगर हमारा व्यास है तो 1/10 सेंटीमीटर व्यास है, 1/20 सेंटीमीटर, रेडियस हमारा आ जाएगा 1/20 सेंटीमीटर, तो गुणे रेडियस का स्क्वायर, तो 1/20 गुणे 1/20। ठीक है, अब 2 से काटा, 10 बचा यहाँ पे, यहाँ बचा 11, 11×99, तो गुणा कर लो सब कुछ, तो 9 × 7 × 10 × 20, और ये आ रहा है हमारा सेंटीमीटर में। तो हमें अगर मीटर में चाहिए तो डिवाइड करेंगे 100 से, 2 जीरो भी चले जाएंगे, तो 9×7 = 63 126 मीटर, ऑप्शन बी, 126 मीटर हमारा जवाब हो जाएगा। ओके, नेक्स्ट सवाल, दो व्यक्तियों की आयु का अनुपात 9:5 है, 6 वर्षों के बाद में अनुपात 3:2 हो जाता है, तो दोनों की वर्तमान आयु क्या होगी। सबसे आसान, क्योंकि ऑप्शन ऐसे दिए हैं कि बस तुम इतना चेक करो कौन सा ऑप्शन ऐसा है, क्योंकि वर्तमान आयु पूछा है, वर्तमान अनुपात हमें पता है, अनुपात है वर्तमान में 9:5, तो बस कौन सा ऑप्शन है जहाँ पे कि 9:5 आ रहा है, सिर्फ और सिर्फ ऑप्शन बी में आ रहा है, तो यही जवाब होगा। ठीक है, कुछ भी और करने की जरूरत नहीं है, क्योंकि वर्तमान ही अनुपात दिया है और वर्तमान ही आयु पूछी है, तो हमारा अनुपात 9:5 होना चाहिए, जो कि किसी और ऑप्शन में आ ही नहीं रहा है। ठीक है, अदरवाइज कैसे सॉल्व करते हैं, कि वर्तमान अनुपात आ रहा है 9:5, और 6 वर्षों के बाद अनुपात दिया है 3:2। अब जो भी आयु का फर्क होगा, जो डिफरेंस होगा, वो तो नहीं चेंज होगा। ठीक है, चाहे 6 साल बाद देखो, चाहे 10 साल बाद देखो, चाहे 20 साल बाद देखो, जितना फर्क होगा आज वर्तमान में होगा, उतना ही फर्क आज से 10 साल बाद भी होगा, उतना ही फर्क 6 साल बाद भी होगा। तो फर्क हमारा बराबर होना चाहिए, तो 6 साल बाद हमने मान दिया 3:2, यहाँ पे अंतर है 4 यूनिट का, और यहाँ पे अंतर आ रहा है 1 यूनिट का, तो गुणा कर दोगे 4 से, तो 12:8, ये असल में अनुपात आएगा इनकी आयु का। ठीक है, 9:5 अभी है, 12:8 आएगा कब, ये आएगा 6 साल के बाद में। 9 से 12 यानी कि 3 का बढ़त आ रही है, 3 यूनिट बढ़ रहा है, और 3 यूनिट बराबर है 6 साल के, तो 1 यूनिट बराबर होगा 2 साल के, तो अभी गुणा कर दोगे 2 से, तो 9×2 = 18 होगी एक की आयु, और 5×2 10 होगी दूसरे की आयु। ओके, अगला प्रश्न, निम्नलिखित में से कौन सा शब्द लिविंग स्टोन शब्द के अक्षरों का प्रयोग करके बिना किसी अक्षर को दोहराए बनाया जा सकता है। लिविंग स्टन, अब स्टन में आ रहा है यू, यू नहीं बनाया, तो ये तो नहीं बनाया जा सकता, यू है ही नहीं। सिंग ट्यून, अगेन यू है, नहीं बनाया जा सकता। फिर आ रहा है विंटेजेस, ए आ रहा है इसमें, अगेन ए है ही नहीं लिविंगस्टन में, तो नहीं बनाया जा सकता। वेन्स बिल्कुल बनाया जा सकता है, VEINS बना सकते हैं, ऑप्शन डी हमारा जवाब होगा, क्योंकि कौन सा बनाना है ये पूछा है। अगला प्रश्न, 2/35 को प्रतिशत में बदलना है, 2/35। ठीक है, तो 2/35 गुना 100, 200/35 आ गया, 7 से आप 7 से नहीं 5 से जाएगा, तो 40/7 आ जाएगा। 7×35, तो 5 सही, 5/7%, 5.71% हमारा जवाब हो जाएगा, 5.71%। ओके,
अगला सवाल, रवि अपनी साइकिल चला रहा है और दोपहर के 1 बजे बिंदु ए पर पहुंचने की योजना बना रहा है। यदि वह 30 किलोमीटर प्रति घंटे की चाल से यात्रा करता है तो वह दोपहर 12 बजे पहुंच जाएगा, और यदि वह 20 किलोमीटर प्रति घंटे की चाल से यात्रा करता है तो दोपहर 2 बजे पहुंचेगा। यानी पहले वाले केस में 30 की रफ्तार से वो 12 बजे पहुंच जाएगा, 20 की रफ्तार से 2 घंटे बाद 2 बजे पहुंचेगा। तो बिंदु ए पर ठीक दोपहर 1 बजे पहुंचने के लिए उसे किस चाल से यात्रा करनी होगी, ये हमसे सवाल पूछ रहा है। ठीक है, तो पहले केस में अगर हम मान लें कि उसको टाइम लग रहा है टी, जब वो 30 की रफ्तार से जा रहा है, जब उसकी स्पीड 30 है तो मान लेते हैं टाइम लग रहा है टी। जब रफ्तार 20 हो जाएगी तो टाइम कितना लगेगा, 2 घंटे ज़्यादा, टी+2, 2 घंटे ज़्यादा लग रहा है। ठीक है, सो 2 घंटे ज़्यादा लग रहा है और दोनों केस में डिस्टेंस तो बराबर ही है, तो 30 × टी बराबर होगा 20 × टी+2 के। तो यानी कि यहाँ से 30 टी बराबर 20 टी + 40, तो 10 टी बराबर 40, तो टी बराबर आ जाएगा 4 आवर। टी आ गया 4 घंटे। तो यहाँ से हम डिस्टेंस निकाल पाएंगे, डिस्टेंस आ जाएगी 30 × टी, यानी 30 × 4 120 किलोमीटर, 120 किलोमीटर की डिस्टेंस आ जाएगी। और उसको पहुंचना कितने बजे, पहुंचना है ठीक दोपहर 1 बजे। तो 12 बजे पहुंच रहा है तब उसको 4 घंटे लग रहे हैं। जब वो 12 बजे पहुंच रहा है तब उसको 4 घंटे लग रहे हैं। तो 1 बजे पहुंचना है तो समय कितना है उसके पास, 5 घंटे का समय है। तो स्पीड आ जाएगी बराबर, डिस्टेंस है 120, समय है 5 घंटे का, तो 120/5 यानी कि 24 किलोमीटर पर आवर स्पीड होनी चाहिए। ऑप्शन ए जवाब हो जाएगा। ठीक है, क्या है, क्लियर है? क्योंकि ये चीज़ अनुपात में भी देख सकते थे सीधे हम, कि स्पीड अगर 30 से 20 हो रही है, 3 से 2 अगर स्पीड हो रही है, डिस्टेंस सेम है, डिस्टेंस बराबर है, तो टाइम हमारा, टाइम का अनुपात क्या होगा, उल्टा होगा, 2:3 होगा। और फिर हमें अंतर पता है कि 2 और 3 के बीच का अंतर कितना है, 1 यूनिट का है। और ये 1 यूनिट बराबर कितने के, पहले वाले किसमें 12 बजे पहुंच रहा है, दूसरे वाले किसमें 2 बजे, तो 1 यूनिट बराबर है 2 घंटे के, यानी कि 2 यूनिट बराबर हो जाएगा 4 घंटे के। तो यहाँ से हमारा डिस्टेंस आ गया 30 × 4 120, और फिर 5 घंटे का वही जो सेम कैलकुलेशन अभी हमने की वही सेम कहानी करेंगे। ठीक है, तो ये अप्रोच हो गई एक तो हमारी इस क्वेश्चन को सॉल्व करने की। दूसरा अप्रोच क्या हो सकता है जो इससे बेटर अप्रोच होगा, कि कभी भी अगर टाइम स्पीड डिस्टेंस में हमें कोई क्वेश्चन दिया है जहाँ पे कि हमें स्पीड या टाइम में से कोई एक चीज़ एपी में है और डिस्टेंस सेम है, अगर डिस्टेंस बराबर है और मान लो हमें टाइम दिया है कि जो कि एपी में है। ठीक है, टाइम हमारा मान लो एक केस में है टी, एक केस में है टी+2 जो कि यहाँ पे है, और एक केस में हमें टाइम है टी+1। फिर टाइम की वैल्यूज़ क्या है, एपी में है। जब भी टाइम एपी में होगा तो जो स्पीड की वैल्यूज़ हैं वो हमारी एचपी में होंगी, हार्मोनिक प्रोग्रेशन में होंगी। अगर टाइम की वैल्यूज एपी में है, डिस्टेंस सेम है, तो स्पीड की वैल्यूज हार्मोनिक प्रोग्रेशन में होगी। तो पहली स्पीड हमें गिवन है 30 है, बाद की स्पीड गिवन है 20 है, हमें निकालना है बीच की स्पीड जो कि होगी हार्मोनिक में, जो आएगा इक्वल टू 2ab/a+b, जो एवरेज स्पीड का ही फॉर्मूला होता है। ठीक है, तो यहाँ पे स्पीड हमारी क्या आ जाएगी, 2 × 30 × 20/30 + 20। ठीक है, तो ये आ जाएगा हमारा 30 × 20 × 2, यानी कि 600 दूनी 1200/50, यानी कि 24 किलोमीटर पर आवर। ऑप्शन ए। क्या ये बात समझ पा रहे हो? ठीक है, अगला प्रश्न, निम्नलिखित में से कौन सा शब्द बैलिस्टिक शब्द के अक्षरों से नहीं बनाया जा सकता है, नहीं बनाया जा सकता। अब बेसल ऑब्वियसली नहीं बना सकते क्योंकि ई आ रहा है उसमें, तो यही हमारा जवाब हो जाएगा। बाकी सब बन जाएंगे, लिस्ट बन जाएगा, बॉल बन जाएगा, स्टिल बन जाएगा, सारे बन जाएंगे, सिर्फ बेसल नहीं बनेगा क्योंकि ई है ही नहीं बैलिस्टिक में। अगला प्रश्न, अगला प्रश्न कह रहा है आरेख में संख्याएं प्रत्येक अतिव्यापी, ठीक है ठीक है ठीक है, समझ गए। तो कितने लोग बैंकर और न्यायाधीश दोनों के रूप में काम करते हैं लेकिन किसी अन्य पेशे में काम नहीं करते, यानी बैंकर भी होना चाहिए और न्यायाधीश भी होना चाहिए, यानी कि गोले में भी चाहिए, वृत्त में भी चाहिए, और साथ में जो हमारा रोम्बस है उसमें भी चाहिए। ठीक है, समचतुर्भुज में भी चाहिए, और इसके अलावा और किसी में भी नहीं चाहिए। तो ऐसे कितने लोग हैं जो कि बस सिर्फ और सिर्फ इन दोनों में लाई कर रहे हैं। ठीक है, सिर्फ इन दोनों में लाई कर रहे हैं, तो ये हमारे दिख रहे हैं 5 लोग, तो सिर्फ और सिर्फ गोले और रोम्बस में है, वृत्त और रोम्बस में है, वृत्त और समचतुर्भुज में 5 लोग हैं, तो हमारा जवाब हो जाएगा 5, ऑप्शन ए। ठीक है, अगला प्रश्न, एक कॉलेज में कक्षा 12वीं के छात्रों के 4 अनुभाग हैं ए बी सी और डी, और फिर हमें अर्धवार्षिक और वार्षिक परीक्षाओं के परिणाम नीचे तालिका में दिए गए हैं। पूछा गया है व्हाट इज द डिफरेंस बिटवीन सेक्शन डी एंड सेक्शन ए इन टर्म्स ऑफ स्टूडेंट्स हु पास्ड बोथ एग्जाम्स। ऐसे स्टूडेंट्स जो कि दोनों ही परीक्षाओं में उत्तीर्ण हुए हैं, उनका अंतर ए और सेक्शन डी, अनुभाग ए और अनुभाग डी में कितना है। तो ए में है ऐसे लोग दोनों परीक्षा में उत्तीर्ण छात्र, यदि है आखिरी रो में 78 है ए में, 86 है डी में, तो अंतर आ रहा है 8 का। ऑप्शन डी हमारा जवाब होगा, 8 का अंतर आ रहा है। अगला सवाल, एक घड़ी का अंकित मूल्य 3995 है, दुकानदार 20% और 25% की क्रमिक छूट देता है, तो अंतिम विक्रय मूल्य क्या होगा। ठीक है, 3995 से शुरू किया, हालांकि ऑप्शन जिस तरह के तो सीधे 3995 को 4000 ही मान सकते हो। 4000 में कैलकुलेशन बहुत आसान हो जाएगा, क्योंकि 4000 में पहले 20% की छूट दी, 20% 4000 का कितना होगा, 4000 का 20% होगा, क्योंकि 5 रुपये का फर्क है और ऑप्शन से खूब फर्क है। ठीक है, तो 4000 में पहले 20% छूट दो, 20% यानी कि 800, बच गया 3200।
फिर 25% 1/4 यानी कि फिर से 800 की छूट दो, बच गया 2400। 2400 के पास आंसर होगा 2397, और उससे थोड़ा सा कम होगा क्योंकि हमारा जो एक्चुअल अंकित मूल्य था वो थोड़ा सा कम था, 5 रुपये कम था, तो 2397 हमारा जवाब हो जाएगा। ठीक है, तो कैलकुलेशन आसान रख लोगे। अदरवाइज 3995 की कोई ऐसी दिक्कत नहीं है। पहले 20% की छूट दी तो बच जाएगा 4/5, फिर इसके बाद में छूट दी है 25% की तो बच जाएगा 3/4, 4 से 4 कट गया, 5 से काटोगे यहाँ पे आ जाएगा हमारा 799 गुणे 3 करना है, 800 गुणे 3 2400 -3 कर दोगे तो 2397 जवाब हो जाएगा। ओके, अगला प्रश्न, 4.9 और 10 के बीच मध्यानुपाती क्या होगा? मीन प्रपोर्शन। और मीन प्रपोर्शन अगर हमें ए और बी के बीच का मीन प्रपोर्शन चाहिए तो मीन प्रपोर्शन हमेशा होगा स्क्वायर रूट ऑफ ए बी। तो यहाँ पे आंसर आ जाएगा स्क्वायर रूट ऑफ 4.9 इंटू 10, यानी कि वर्गमूल 49 का, जो कि होता है 7। तो 7 आंसर होगा ऑप्शन बी। निम्नलिखित में से कौन सा शब्द ऐसा है जो कि रिड्रैप्टर शब्द के अक्षरों से नहीं बनाया जा सकता है? पोर्टर बना सकते हैं, पोर्टर बन जाएगा, हाँ बन जाएगा, बिल्कुल बन जाएगा। तो रेड टैप अगेन बन जाएगा, अरोर बिल्कुल बन जाएगा, टेंडर नहीं बनेगा क्योंकि टेंडर क्यों नहीं बन पाएगा, एन नहीं है, इसलिए ऑप्शन डी जवाब होगा हमारा टेंडर। ठीक है, तो ये थे हमारे सारे के सारे क्वेश्चन जो कि 15 अगस्त की सेकेंड शिफ्ट में आए थे, 15 मार्च की सेकंड शिफ्ट में आए थे। आई बिलीव कि जो भी क्वेश्चन हमने डिस्कस किए सारे के सारे समझ में आए। किसी भी क्वेश्चन पे डाउट रहता है तो कमेंट जरूर मेंशन करना। अगर सेशन पसंद आए तो उसको लाइक जरूर करना है, चैनल को अगर सब्सक्राइब नहीं किया है अब तक तो जरूर से कर लेना। ठीक है, और साथ में ये भी बताना कि तुम्हारे कितने क्वेश्चन इनमें से सही हुए। चलो, बेस्ट ऑफ लक तुम्हारे रिजल्ट के लिए, और इतना ही रखते हैं सेशन में। बाय, टेक केयर एंड कीप लर्निंग।